हाँ चलिए बताइए, क्या क्या महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के क्या क्या वजह है ना। वो वजह है कि मुझे भी बताइए, थोड़ा समझाइए, मैं भी आपसे समझना चाहता हूँ। जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है तो ठंडी जलधारा, नहीं सॉरी, गर्म जलधारा होती है। लगभग विषुवत रेखाएं पे सभी गर्म जल धाराएं होती है सर। और जब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाती है तो ठंडी जलधारा होगा। ये तो मैंने सुबह मोटा मोटी जो बताए हैं वही थोड़ा सा याद है आपको, उससे ज्यादा धाराएं कुछ जो याद ही होती नहीं है दिख रहा कि नहीं सर, तापमान में एक सर भिन्नता के सर का कारण जो है ना, स्थानीय जो हवा है सर, उसके कारण घनत्व में हर एक जगह अंतर है सर, उसके कारण वायु दाब हर एक स्थान पर सर अलग अलग है, उसके कारण सर महाद्वीप का सर आकार जो है अलग अलग है, उसके कारण। और और नहीं पता है सर। महासागरीय और जलधाराएं सर जो है ना होती है अर्थ, कुरोसी बल के प्रभाव से चलती है। कौन कौन बल? और जैसा अर्थ, पड़ोसी बल। कोरियोलिस बल। अ, और सर ये अर्थ कोरियोलिस। जो है, अर्थ जो है तो घूमता है सर, उसे उसके अथी भी सर कारण सर। हम्म, अर्थ जो मतलब क्या ना थी, मूव जो पृथ्वी करता है सर, घूमती है उसके परिभ्रमण उसके सर, कारण। परिभ्रमण। वो सर परिभ्रमण उत्तरी और पृथ्वी के परिभ्रमण एक और एक करके एक गुरुत्वाकर्षण एक के करके कारण यहाँ पर एक धारा एक की करके उत्पत्ति होती है। एक एक करके बोलिए आप मुझे। सर उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की सर बाईं ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी, इन्होंने बोला कि उत्तरी उत्तरी गोलार्ध की ये जलधाराएं दाहिने दाईं ओर। ओर, दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध बाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं बाईं ओर। हाँ, जल धाराएं तीन तरह की होती है, एक प्रवाह धारा होती है, एक धारा होती है, एक विशाल धाराएं होती है। और कुछ? जलधाराएं तीन तरह का होता है, प्रवाह धारा, विशाल धारा, और कौन सा बताए? एक धारा होता है। स्ट्रीम। तीन तरह। और कुछ? आज तो भगाने वाले भी हैं लोगों को क्लास से, इसका कोई नहीं बोल पाएंगे। कारण महासागरीय कारक भी है, जैसे दबाव के कारण, ताप के कारण, लवणता के कारण, घनत्व के कारण, बर्फ के कारण, ये सब महासागरीय धाराएं होती है। सुशील को छोड़ करके, सुशील नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे, और गोपाल को छोड़ के, सुशील गोपाल को छोड़ करके सभी को बोलना अनिवार्य है। सर पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो है धाराएं उत्पन्न होती है। घूर्णन गति और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, प्रभाव के कारण। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, गुड। आगे कोई और बच्चा? अभी आप नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट चंचल आपको छोड़ के। हाँ बोलिए। सर यह कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण। सर धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। जैसे गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर, ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर धाराओं बहने की लगती है। दिशा जो है मानसूनी पवन की ओर, मानसूनी पर्वत से, मानसूनी पवन पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। की दिशा के अनुसार बदलती है। और जैसे गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है। हाँ, जिसे ठंडी जलधारा गर्म की ओर, गर्म जलधारा ठंडी की ओर। और कुछ? सर जैसे धारा में आप छोड़ोगे? हाँ बोलिए। धारा में बोलिए बोलिए बोलिए। परिवर्तन लाने के लिए और भी सर कारक है, जैसे दिशा का आकार कैसा होना चाहिए, फिर से मौसम में परिवर्तन, और उसके बाद से नित्तल का स्थलाकृति। नित्तल की स्थलाकृति, ऐसे ही क्लास लेने में अच्छा लगता है। और
सर जब गर्म धाराएं अपने एक साथ पूजा नितल के स्थलाकृति और सूर्य सर की स्थिति, दिशा का आकार। सूर्य की स्थिति, जी। और दिशा मौसम का में परिवर्तन भी सर। दिशा का आकार का मतलब नहीं समझे हम। सर दिशा का आकार मतलब मतलब ये सर जैसे एक जलधारा जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो दिशा की स्थिति ना, तो ये दिशा की स्थिति किसी ने बताया नहीं बताया? क्लॉक एंटी क्लॉक सर। हाँ, दिशा किस दिशा की तो सर मतलब दिशा, जिस दिशा में जाएगी उस शेप का हो जाएगा सर, इस टाइप का। दिशा का प्रभाव। और बोलिए। सर और कारण होता है विषुवत रेखा पर वायुमंडलीय दाब भी होता है सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं पंकज? वायुमंडलीय दाब जो उसका होता है वह कारक के रूप में ये भी होता है। वायुमंडलीय दाब भी, पृथ्वी के घूर्णन गति भी होती है। तो घूर्णन गति तो एक लिखवा चुके हैं, सुशील लिखवा चुके हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति है ना, घूर्णन गति उन्होंने खाली किया था, पृथ्वी की घूर्णन गति है। वाष्पीकरण के कारण भी होता है सर। सूर्य की स्थिति तो है ना, हाँ जी सर वही। सूर्य की स्थिति से वाष्पीकरण ये रेट तय होता है। और टेम्परेचर तापमान होता में है सर, अंतर के कारण भी सर इसकी उत्पत्ति होती है। तापमान भी होता है सर। वही अब दोनों में को मिलाकर तापमान लिख देते हैं। और समुद्र में जो लवणता जो होता है वो तो उधर से मतलब धारा को वो भी प्रभावित करती है। समुद्र की लवणता कैसे प्रभावित करती है, थोड़ा सही बताइए। तो सर उससे सर क्या होता है कि पानी का घनत्व बढ़ जाता है, और पानी का घनत्व बढ़ जाता है तो वो कम घनत्व वाले की तरफ क्या कहते हैं कि प्रभावित होने लगता है, अधिक घनत्व वाले पानी के से निम्न घनत्व वाले पानी की तरफ, जल के तरफ। और कुछ है समुद्र की सर सर लवणता? विषुवत गर्म रेखा धाराएं पर अपने जो साथ है वर्ष भर बोलिए। एक मिनट लाइन पे रहिए थोड़ा सा। आपको
नेक्स्ट 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 टीम का बारी है, आप लोग मेरे से बताइए। हवाओं की गति के कारण सर। पवन की गति इन्होंने किया है ना, धाराओं की गति मानसूनी पवन की दिशा के अनुसार बदलती है। तट रेखा की आकृति के कारण भी सर। हाँ, तट रेखा की आकृति के कारण। भारत में मानसून का जो निर्धारण होता है समुद्री धाराओं के कारण। आकृति समुद्री धाराओं के कारण ही नहीं होता है। हाँ, और बाकी लोग बताइए। सागरीय धाराओं से ऊर्जा भी उत्पन्न किया जा सकता है। ये इसका कहाँ उपयोग है, ये बताइए। जो आप बता रहे हैं उसका कहाँ उपयोग है, उसका उपयोग है कहीं? सर गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती है। क्या जैसे कराती? वर्षा। हाँ, इसका कहीं उपयोग है? अंटार्कटिक प्रवाह में पश्चिमी यूरोपीय भाग में सर वर्षा के कारण होता है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना कि इसका उपयोग कहीं है, जो बात कर रहे हैं आप। जब गर्म धाराएं ठंडी धाराएं जो मिलती है वो कोहारे की स्थिति पैदा करती है। उसे 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 उससे इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि वायुयान जो जलयान होती है उसके लिए खतरा हो सकता है। हेलो, भाई सुने हाँ, छोड़ ठीक। इसीलिए उसका कोई मतलब नहीं है ना, जो आप बता रहे हो जैसे कोई मतलब नहीं है। कोहरा बनेगा तो जो जलयान होती है उसको यातायात के लिए बाधा पहुंचाती है और खतरा होता है। जैसे टाइटैनिक जो जहाज हुआ था। जबरदस्ती वाली बात नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं। आगे बताइए। उससे क्या आप पूछ रहे हैं ये बताइए, हम बताते हैं। धारा उत्पन्न होने में एक क्या कौन कौन सी चीजें सहायक है, क्या क्या कारण है, केवल मैं वही पूछ रहा हूँ। एक कारण वाष्पीकरण, सूर्य का ताप भी हो जाएगा। कर चुके हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कर चुके हैं। दिख रहा है पूरा पिघलना। जो तट का दिशा होगा उसका आकार उस पर भी निर्भर करेगा धारा को उत्पन्न करने में। कर चुके हैं सर वायु दाब। कुछ नहीं बचे। वायुमंडलीय वृष्टि, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण, वृष्टि। कर चुके हैं, सारा कर चुके हैं। तो सारा खत्म हो गया, अब लिखना है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहां से गर्म जलधाराएं निकलती हैं। गुड। अब देखिए, ये सब सारी चीजें आपने देख लिया, बहुत सारी चीजें देख लिया है ना। तो बहुत सारी चीजें देख लिया, तो अब आप केवल ध्यान से सुनो, है ना। देखिए, ये जो है कि आपका विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पे सालों भर सूरज की किरणें क्या होती है? सूरज की किरणें क्या लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ती है ना। सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ेगी। देख, सारा चीज भूल जाओ, ये जितने चीजें बताया है ना, सभी चीजें सही है। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। इन्होंने ये सभी बच्चों ने जो आपको बताया कि महासागरीय जलधाराओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक जो है आपका पृथ्वी का रोटेशन करना, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल, ये जो है कि धाराओं की मानसूनी पवन की दिशा के अनुसार धाराएं जो है, ये मानसूनी पवन जो है धाराओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसके कारण भी महासागरीय जलधारा उत्पन्न होता है। फिर इन्होंने कहा कि नितल की स्थलाकृति, जैसे है कि आकार है ना, किस आकार में जो इसका तट वगैरह है ना, वो भी उस पर डिपेंड करता है ना। अगर सक्रिय तट होगी तो जलधाराएं चलेगी नहीं चलेगी, उत्पन्न होगी, और उत्पन्न होगी तो कमजोर होगी, जाकर के खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद सूर्य की स्थिति है ना। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि दिशा का प्रभाव है ना, इन्होंने कहा दिशा का प्रभाव, उससे कहा कि वायुमंडलीय दाब भी जो इसको है प्रभावित करता है। फिर तापमान जो है कि इसको प्रभावित करता है।
फिर उसके बाद समुद्र की लवणता जो है इसको महासागरीय धाराओं को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। फिर उसके बाद वो इन्होंने कहा क्या कहते हैं, तटरेखा की आकृति, ये 2 बार हो गया है ना। चलिए ठीक है, इन सभी चीजों को है कि हम देखने का प्रयास करते हैं। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा कि अगर एक तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा महासागरीय जलधारा गर्म है या ठंडा है ना, या कौन सी महासागरीय जलधारा किस स्पेसिफिक जगह पे जो है प्रवाहित होती है, ये पूछ लेता है। या फिर है कि आपको किस महासागर में वो जलधारा प्रवाहित होती है, ये पूछ लेता है। या तो फिर है कि आपको जो है कि ये कारण नहीं पूछेगा। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते। लेकिन जो भी बनते हैं क्वेश्चन, तो समान तौर पे अगर देखा जाता है तो कौन सा गर्म जलधारा है और कौन सा ठंडा जलधारा है, ये पूछता है ना। या फिर कौन सा जलधारा कहाँ पे उत्पन्न होती है, किस तट पे चलती है ना, ये पूछेगा। इससे ज्यादा सवाल आपसे यहाँ नहीं बनता है। और ये जो है कि आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि महत्वपूर्ण होता है। अब पता नहीं कि आप लोग किस तरह से है कि पीटी का रिवीजन करते हैं, है ना। जब है कि हम लोग ये यूपीएससी देते थे तो हम लोग देखते थे क्या कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ना। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि केवल पढ़ने से जो है सिलेक्शन नहीं होता है ना। स्मार्ट स्टडी के साथ साथ जो है कि आपके स्मार्ट जो है क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ना, वो टॉपिक जो है हमें फोकस करना होता है। तो हमें उन टॉपिकों को जो है कि क्या करना है, फोकस करना होता है। तो उन टॉपिकों में से जो है कि ये टॉपिक हिट टॉपिक में से एक है जहाँ से सवाल बनते ही हैं। ज्योग्राफी में सवाल तौर पे जो सवाल बनते हैं, है ना, ब्रह्मांड से सवाल होते हैं, आपका मॉनसून से सवाल होते हैं, आपका जो है कि ये क्या कहते हैं, ज्वालामुखी से क्वेश्चन होते हैं, पर्वत पठार, नदी, झरने, है ना, मरुस्थल, भूकंप, यहाँ से आपके सवाल होते हैं। जलधारा, यहाँ से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। खनिज संसाधन, यहाँ से सवाल आपके बनते ही बनते हैं, है ना। फिर आपका क्रॉप्स से सवाल आपके बनते ही बनते हैं, कृषि से, है ना, क्रॉप से सवाल आपका बनते ही बनते हैं, है ना। तो ये जो है कि आपके फिर उसके बाद महाद्वीप से सवाल आपके बनते हैं, है ना। तो ये जो है कि प्रमुख जो है कि आपके हिट टॉपिक होते हैं, जिसे है कि आपको एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से 10 दिन पहले जो है कि आपको रिवीजन के मोड में आना होगा। अगर इन टॉपिकों को आप रिवीजन नहीं करते तो क्वेश्चन जो है कि अमूमन जो है आपका क्या होता है, छूट जाता है। ठीक है, तो हमें फोकस जो है कि करना है इन्हीं टॉपिक को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी ना या फिर नहीं थी? स्टार्ट है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। लिख लीजिए। अच्छा, जब है कि सबसे पहले है कि सागर तट पे गए होंगे, नहीं गए हैं? हम आपको घर ही में सागर बनाते हैं। महासागर में नया है, सागर तट पे गए। चलिए, आप गए हैं ना, बाकी देखिए रंजीत नहीं गए हैं, है ना, सागर तट पे। तो ऐसे समान तौर पे देखिए, अमन बता रहे हैं कि उसको गए हैं, क्या आप भी नहीं गए हैं? लेकिन देखिए सुन लीजिए, पहले थाली में पानी रख दीजिए। कठौत होता है ना घर में, आटा गूंथने वाला बड़ा सा, इसमें पानी रखिए, है ना। अब पानी को जो है कि छत पे रख दीजिए, छत पे रख दीजिए और चुपचाप देखिए, है ना। चुपचाप देखते हैं तो क्या होता है, छत खुला होता है, हवाएं चलती है, हवाएं चलती है तो आप देखते हैं कि उसमें तरंग उत्पन्न होता है नहीं होता है? देखा है कभी? जोर से हवाएं चलती है तो उसमें तरंग उत्पन्न होते हुए देखा है? होती है, इधर उधर पानी होता है तो वो तरंग ही होता है ना, पानी इधर उधर होता है तो तरंग होता है, तरंग उत्पन्न होता है। या फिर है कि उसमें हलचल उत्पन्न कीजिए। हलचल कैसे उत्पन्न करते हैं, थोड़ा घुमा दीजिए, तो घुमा देंगे तो पृथ्वी पर घूर्णन हो जाएगी,
है ना, घूर्णन हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो गुरुत्वाकर्षण बल ऑलरेडी पानी पे लग रहा होता है, नहीं होता है? अगर कोई चीज मैं अगर इसको उठा रहा हूँ तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तभी तो ये मुझे भारी भारी महसूस हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ऑलरेडी उस पे लग रहा होता है। थोड़ा देर छोड़ देंगे, है ना, अगर गर्मी का मौसम है तो वो गर्म हो जाएगा। अगर अगर है कि सुबह 9 बजे रखे पानी को और शाम में 4 बजे देखते हैं तो उसमें वेपोरेशन भी होता है, नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? अब देखिए, या फिर है कि आपने चाय बनाया होगा या फिर पानी गर्म किया होगा नहाने के लिए, है ना, तो आपने ऐसे आप भी देखा होगा कि पानी जो है जब गर्म करते हैं तो नीचे से हीट लगती है, तो होता क्या है कि नीचे से गर्म होकर के वो ऊपर की ओर जाती है और ऊपर वाला जो है नीचे शिफ्ट होता है। ऐसा देखा है? यस सर, पहले सर, नीचे कई से बार बुलबुला जैसा आता हल्का हल्का। बुलबुला जैसे, ठीक है, चीजें क्लियर है? अब ये वो काम जो है यहाँ पे कौन सा करेगा? सूरज का प्रकाश करता है ना, नहीं करता है? अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे सूरज की गर्मी जो है ना, के कारण जल क्या होता है? जल गर्म होता है। ये जो है आपका क्या है? 90 डिग्री, यानी कि पोल है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि हमेशा क्या होगा? जल क्या होगा? ठंड होगा, ठंडी जल, है ना, यही होता है। क्लियर है? एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, है ना, इसको भूलना नहीं है ना, इसलिए जो है कि कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो है ये जलधारा जो है क्या होगी? बहुत तेजी, इधर से जो जल है बहुत तेजी से किस ओर बढ़ेगी? किस ओर बढ़ेगी? उत्तरी ध्रुव की ओर। उत्तरी ध्रुव की ओर। और उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेगी तो इधर ठंडी जलधारा है, तो ये किस ओर बढ़ेगी? दक्षिणी ध्रुव की ओर, है ना। किसी ने बोला था कि सर उत्तरी ध्रुव ये इन्होंने कहा था उत्तरी अक्षांश, क्या उत्तरी अक्षांश बोला था ना, क्या बोला था? नहीं, विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाती है, इन्होंने कहा था उत्तर की ओर उत्तर जाएगी, अब दक्षिण की ओर दक्षिण जाएगी। देखिए उन्होंने आधी बात कही, है ना। ये जो है कि विषुवत रेखा से जब विषुवत रेखा से हमेशा जो जलधाराएं जो है क्या होगी? गर्म हो करके ये किधर ये प्रस्थापित होगी? उत्तर की ओर होगी। और इस गर्म जलधारा का स्थान लेने के लिए तेजी से जो है पोल की ओर से जलधारा, ठंडी जलधारा जो है कहाँ आएगी? इक्वेटर की ओर, विषुवत रेखा की ओर। यही प्रक्रिया जो है आपको उत्तर में होता है, यही प्रक्रिया दक्षिण में होता है। दक्षिण में होता है। क्लियर है? इस तरह से समझ रहे हैं? चीजें समझ आ रही है? हाँ, तो एक बात तो तय है कि इसका दिशा जो है कि आपको पता हो गया कि किस कारण से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने जो बताया है वो सब सारे गलत हैं, है ना। जितने भी पॉइंट लिखा है वो गलत नहीं है, वो पॉइंट भी सही है ना। लेकिन जो मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके ये चीजें दिख रही है। अब चलिए यहाँ पे है कि इन्होंने, हम पहले सूरज की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। सूरज की स्थिति कब होगी, कहाँ पे होगी? विषुवत रेखा पे, तो ये हल होगा। अब देखिए विषुवत रेखा पर चाहे वो है कि जून का महीना हो या दिसंबर का महीना, है ना, सूरज जो है सीधे लंबवत, सूरज क्या होगी? लंबवत ही इस पे पड़ेगी ना। चलिए अब यहाँ पे वेजिटेशन की बात कर लेते हैं कुछ, और इसको मानसून से भी जोड़ लेते हैं, है ना। मानसून, जब मानसून पढ़ाएंगे तो इसको समझने में थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ये सूरज की सीधे किरणें यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वेपोरेशन भी होगा, वेपोरेशन, बाष्पीकरण, बाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, संघनन होगी, संघनन होगी तो क्या होगी, मूसलाधार बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगा, है ना। अब देखिए ये सूरज का तापमान जो है कि हमारे रहन सहन को भी प्रभावित करता है, हमारे रंग रूप को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। हम लोग क्या है, काले लोग हैं, है ना, हम लोग काले लोग हैं, एशिया वाले नहीं, एशिया वाले लोग काले ही माने जाते हैं ना, कैसा माना जाता है, और श्वेत, और यूरोप वाले गोरे लोग, गोरे लोग हैं, गोरे लोग हैं, उसका मतलब है कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, उत्तरी ध्रुव के आसपास, ये जो है इक्वेटर से दूर 66.5 डिग्री के आसपास, 66.5 डिग्री के आसपास। हम लोग कहाँ हैं, 23.5 डिग्री के आसपास है, कर्क रेखा, मकर, हम लोग 23.5 डिग्री के आसपास है, यही है ना। तो हम लोग काले हैं, 40 डिग्री ऊपर बढ़ता है लोग, 44 डिग्री, तो क्या होता है, लोग गोरे हो जाते हैं, है ना। वहाँ तापमान क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता है ना वैसे वैसे गोरे होते हैं। क्या, ध्रुव की ओर सर गोरे होते हैं हाँ लोग। हाँ, क्यों होते हैं, क्लाइमेट का सर वहाँ पे इफेक्ट रहता है, जैसे हाँ, ठंडा प्रदेश है इसलिए। ठंडा होता है सर तो रहेगा ही गोरा सर। हाँ, और यहाँ विषुवत रेखा पे जो है सो क्या वो उसमें जल धारा के भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है ठंडे गोरे होरे में। अच्छा, जलधारा को भी प्रभावित करता है, अब समझ लीजिए थोड़ा सा, जब पोल पट्टी खोल रहे हैं गोरे और काले का, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है वेजिटेशन कैसा होगा, वेजिटेशन का वितरण भी कर लेते हैं, वनस्पति का वितरण भी समझ लेते हैं इसे, तो ताकि हम आगे वाली चीजों को भी समझने में आसानी होगी। तो जहां वर्षा अधिक होगी, है ना, जहां वर्षा अधिक होगी तो वहां पे क्या होगा, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, अधिक होगी, अधिक होगी, बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी। तो आपने देखा होगा विश्व का फेफड़ा जो कहा जाता है, अमेजन को कहा जाता है ना। जी सर। तो अमेजन जो है इसी के आसपास है, विषुवत रेखा के आसपास। विषुवत रेखा गुजरती है अमेजन से, जी सर, गुजरती है ना। जी सर, जी सर, ब्राजील पर ही से जाता है सर। हाँ, गुड है, चीजें आसानी से समझ में आ रही है बिना पढ़े हुए। चलिए जी सर। अब जो है कि यहाँ पे और क्या होता है, तापमान अधिक, अधिक वर्षा, अधिक वेजिटेशन, और अधिक तापमान होने के कारण जो होता है क्या, यहाँ पे जो नस्ल जो होती है इंसानों की, है ना, वो काले नस्ल के लोग होते हैं, है ना। कलर क्या होता है यहाँ पे, काला होता है ना। यहाँ पे मेलानिन की मात्रा कम होगा सर, कम होगा, कम होगा तो नहीं, होगा ना, ज्यादा होता है, अधिक सर, अधिक सर, अधिक सर, अधिक होगा, कम होगा तो लोग गोरे हो जाएंगे, है ना, और ज्यादा होगा तो कम हो जाएगा। तो यहाँ मेलानिन की मात्रा कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वेजिटेशन, वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटते हुए जाती है। और एक चीज और, यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो वन का किस प्रकार का होगा, घने वन होंगे सर, घने वन होंगे, और सदाबहार वन होंगे सर, सदाबहार वन होगा, है ना। यानी कि ये और लंबे लंबे वृक्ष होंगे, हाँ, लंबे लंबे वृक्ष होंगे। यहाँ पे जो है आपका जैसे सिकोया वृक्ष उधर में ही मिलता है, वहाँ के पौधे होंगे सर। सुन तो लो, चीजें अब समझ में आने लगी तो बोलना शुरू। यहाँ पे जो है कि क्या है कि जो आप देखेंगे कि विश्व में जो है कि नॉर्थ या साउथ में जो दोनों जगह पे जो है आपका टेम्परेचर अधिक होने के कारण वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण वेजिटेशन में जो डाइवर्सिटी आती है, वेजिटेशन में डाइवर्सिटी आने के कारण जो है यहाँ पे पॉल्यूशन कैसा होता है नहीं होता है, पॉल्यूशन की मात्रा कम होती है सर, कम होती है ना, पॉल्यूशन की मात्रा यहाँ पे कम होती है। चलिए ये चीजें है।
अब देखिए, सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी, प्रत्येक दिन वर्षा होगा, तो यहाँ पे जो है कि वृक्षों की जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। लंबाई वृक्षों की क्या होगी, अधिक होगी। छोटे झाड़ कम मिलेंगे, है ना। और यहीं पे जो है कि लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं तो उस पे जो है कि क्या होता है, लियाना, लत्तर होते हैं, देखा है पेड़ों से जैसे लटक बरगद कर। के पेड़ पर लतर होता है। हाँ, पर्वत ये बड़े बड़े वृक्षों से लटक कर नीचे आती है। सूरज की सीधी किरणें जो है जमीन पे नहीं पड़ती है ना, जमीन पे नहीं पड़ती। यहाँ पे किस कारण से, क्योंकि यहाँ घना जंगल होता है, तो उस इस घने जंगल में जो है सूरज की रोशनी पाने के लिए इसमें पेड़ों में क्या होती है, होड़ मचता जाता है, तो वो लगातार वृद्धि करते जाता है, इसलिए यहाँ पे घने लंबे लंबे पेड़ भी होते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती है। यहाँ पे जीव जंतु में भी क्या होती है, विविधता होती है ना। यहाँ जो है कि छोटे से छोटे जीव मिलते हैं और बड़े से बड़े और नाकोंडा टाइप का जीव भी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर है सबको। ये तो वेजिटेशन की बात हो गई थी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फिर से वापस जलधाराओं पे। ठीक है, चलो समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे और क्या होगा, और कुछ होगा, यहाँ पे और कुछ होगा, बताइए। सर जो वहाँ वन पाए जाएंगे वाणिज्यिक दृष्टिकोण से उसका महत्व कम होता है। क्या क्या बोलिए दीपाली। वहाँ जो वन माने की लकड़ी पाए जाते हैं वो वाणिज्यिक दृष्टि से कम महत्व के होते हैं। कम महत्व के होते हैं कि ज्यादा महत्व के होते हैं? कम महत्व के होते हैं सर, क्योंकि वहाँ की लकड़ी जो है सो पानी के वजह से भारी हो जाती है। अच्छा, पानी की वजह से भारी हो जाता है इसलिए कम महत्व के होते हैं। चलिए, वेजिटेशन अधिक है तो यहाँ पे एक ही तरह तरह की लकड़ियां पाई जाएगी ना। तरह तरह की लकड़ियां पाई जाएगी। छोड़िए इन सब चीजों को। फर्नीचर में सर उसका यूज नहीं हो पाता है। अच्छा, कठोर लकड़ियां नहीं होती है, ये आप कहना जी चाह रहे सर, हैं। कठोर नहीं होती है। चलिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पे। तो यहाँ आप देखेंगे क्या कि जो समुद्री जलधाराएं हैं, है ना, समुद्री जलधाराओं की दिशा जो है ना, उन्होंने बोला था कि उत्तर की ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पे दाई ओर जाती है। तो इधर से आने पे किधर होगा, ठंडी जलधाराएं जब प्रवाहित होगी तो किस ओर प्रवाहित होगी, बाई ओर। किस ओर प्रभावित, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी तो बाईं ओर होगी। बाई ओर होगी। क्लियर है, सबको क्लियर है। जी सर। जब पोल की ओर से, ध्रुवों की ओर से जब कि हवाएं प्रवाहित होगी तो वो क्या उसका दिशा क्या होगा, बाईं ओर। बाई ओर होगा। तो इधर से हवाएं बाई ओर चलेगी, मतलब ऊपर की तरफ से नीचे की ओर आएगी तो बाईं ओर होगा, और जब नीचे से हाँ ऊपर की ओर जाएगी तो दाईं ओर। ठीक है। और इधर से जाएगी तो नीचे से जाएगी तो दक्षिणी गोलार्ध से ठंडी हवाएं जाएगी तो बाई ओर, ये दाई ओर, उल्टा। क्लियर है, इधर से आ रहा है तो दाई ओर, उत्तर की ओर से। तो दक्षिण ओर की ओर से ध्रुव, दक्षिण के ध्रुव से जाएगी तो बाईं बाई ओर। क्लियर है, बाई ओर। क्लियर है सबको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो है कि यहीं पे पूछ लीजिएगा। सर मेरी बात दक्षिण की समझ ओर में, बाईं ओर है ना। हाँ हाँ। अब इधर देखिए ना, उत्तर से आ रही है ठंडी हवाएं, तो ये किधर किधर की मोड़ रही है, ये दाईं ओर जा रही, ये इधर इधर दाई हो रहा है, इधर इधर बाईं इधर बाई देख रहे ओर। हैं बाईं और ये बाईं ओर, इधर से दाई ओर, दाईं ओर। और इधर से ध्रुव की ओर से जाएगी तो दाई ओर, और विषुवत ये रेखा से ओर आएगी तो बाई ओर मुड़ रही है। क्लियर है, जी जी, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना।
दिक्कत तो नहीं आज है? पिक्चर सही दिख रहा है। आज सही दिख रहा है। जलधारा पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा सा टफ है तो इसी वजह से सही दिख रहा है, नहीं तो कि सही नहीं दिखता है रोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, और क्या होता है? धुंधला हो गया सर फिर। अब धुंधला हो गया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो पानी जैसा हिल रहा है सर। अच्छा, पानी जैसा हिल रहा है। अब ठीक है? अभी भी हिल रहा है? नहीं सर, अब ठीक है सर। चलिए ठीक है। तो और इसमें क्या देखते हैं? और इसमें क्या देखते हैं? और इसमें क्या देखते हैं बताइए थोड़ा सा। और कुछ देखते हैं इसमें? हाँ सर, जहाँ सर गर्म और सर ठंडे जो धारा है मिलेगा, वहाँ पे बैंक का अथी होगा सर, निर्माण सर, जहाँ मछली उछली मारता है सब। वहां सर गैसो सागर का तो मत्स्य केंद्र, प्लैंकटन पौधा उत्पन्न होता है। गर्म और मत्स्य वहां पर ज्यादा पालन होता है। गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां टकराती है ना, वहां पे जो है क्या बनता है? प्लैंकटन पौधा। प्लैंकटन पौधा जो है, प्लैंकटन पौधा जो है उत्पन्न होता है। और प्लैंकटन पौधा जो है मछलियों का जो है मुख्य भोजन होता है। उत्तरी अटलांटिक में जो है ये गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जब मिलती है ना, उत्तरी अटलांटिक में, तो वहां पे क्या बनता है? सारगैसो सागर, है ना, उसको सारगैसो सागर कहते हैं। और सारगैसो सागर में जो है मत्स्य उत्पादन के लिए क्या होती है? अनुकूल स्थितियां होती है, क्योंकि वहां मत्स्य अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्लैंकटन पौधा के जो है वहां पे अच्छे खासे जो है पाए जाते हैं, तो इस कारण जो है उसको वहां पे मत्स्य ये ग्रहण अच्छी तरह से होते हैं। ठीक है, ये स्थिति जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होता है ना। और ये आपका 35 डिग्री से 75 डिग्री जो है पश्चिमी जो है पश्चिमी क्या कहते हैं देशांतर के आसपास ये स्थिति उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? क्लियर? आगे चलो, क्लियर है? तो नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। सर अल नीनो और लाल नीनो के लिए भी सर धाराएं जिम्मेवार है। हाँ, धाराएं जिम्मेवार है। जब ये हम बोल्ड धारा और उसमें केवल ला नीनो के लिए जलधाराएं जिम्मेवार है कि पृथ्वी के घूर्णन गति और कोरालिस बल भी हाँ वो भी है, बट ये भी है सर। हाँ, अगर कोरालिस बल जो है ये उसमें और भी काम करता है, फिरल थ्योरी, है ना? जी सर, वो और उसको बढ़ा देता है। हाँ, तो हम उस पे वो जो है एक अलग टॉपिक है, अलग बातें हैं, है ना? ठीक है, वो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं अल्नीनो और लानीनो। अल्नीनो की स्थिति में जो होती है भारत ये वहां पे कौन सी धाराएं टकराती है? गर्म ठंडी जलधाराएं गर्म जलधाराएं बताती है पेरू के पास। तो यहाँ पे भारत का मौसम क्या होता है? भारत के पास मौसम क्या होता है? जब पेरू के तट पे ठंडी जलधाराएं टकराएगी तो भारत के पास मौसम क्या होगा? होने के चांस बनता है, सूखा होगा। और अगर गर्म जलधाराएं टकराएगी तो भारत में खूब बारिश होगा, बारिश होगा, है ना? तो ये सब सारे जो है पश्चिमी तो ये सब सारे चीजें जो है हमारा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको इस तरह से, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक, बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल
महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को एक विशाल जलराशि के प्रवाह को क्या कहते हैं? एक जलराशि एक विशाल जलराशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। जलधारा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, जलधाराओं की दिशा को पृथ्वी के कोरियालिस बल प्रभावित करती है। तो इसमें लिख लीजिए, कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध की धाराएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं बाई ओर प्रभावित होती है। दाहिनी ओर और बाई ओर। ठीक है। और ऐसा जो स्थिति जो है कहाँ पे होता है? हिंद महासागर में समान रूप से। लिख लीजिए, समान रूप से यह स्थिति हिंद महासागर में पाई जाती है, जहां मानसूनी हवाओं के द्वारा दिशा बदल जाती है। दिशा बदल जाती है। लिख लीजिए, महासागरीय या सागरीय जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण लिख लीजिए। लिख लीजिए, महासागरीय जलधाराओं के उत्पत्ति को निम्नलिखित कारक प्रभावित करती है। निम्नलिखित कारक प्रभावित करती है। तो इन्होंने पहला बताया पृथ्वी की घूर्णन गति, है ना? लिख लीजिए, पृथ्वी का परिभ्रमण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, महासागरीय कारक, जिसमें जो है आपका तापमान आ जाएगा, लवणता आ जाएगी, घनत्व आ जाएगा, बर्फ का पिघलना आ जाएगा। फिर लिख लीजिए, नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब, पवन, वर्षा, बाष्पीकरण और सूर्य का ताप। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, तट का दिशा या आकार, मौसमी परिवर्तन,
ठीक है, ये प्रमुख कारण है। पहला लिख लीजिए, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ये कैसे प्रभावित करती है, लिख लीजिए। अब देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका रोटेशन कैसा है, पश्चिम से पूरब की ओर, ये पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर है। अब ये पश्चिम से पूरब की, ये पश्चिम से पूरब की ओर ये रोटेट अगर करती है ना, तो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है तो क्या होगा, जो जल धाराएं हैं, है ना, जल धाराएं हैं, वो रोटेट कर पाएगी पृथ्वी के साथ? नहीं सर, इसके विपरीत करेंगी। विपरीत करेगी, क्योंकि केवल पृथ्वी की गति जो है इसका गति को निर्धारित नहीं करती है। इसके लिए जो बहुत सारे कारक आपने देखा है ना, बहुत सारे कारक जो है इसको क्या कर रही है, प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इसके साथ जो है बहुत सारे प्रभावित करती है। तो लिख लीजिए, पृथ्वी के घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व होने के कारण महासागरीय जल, महासागरीय जल उसका अनुसरण नहीं कर पाती है, उसका अनुसरण नहीं कर पाती है, उसका अनुसरण नहीं कर पाती है, उसका अनुसरण नहीं कर पाती है। इस जल, लिख लीजिए, जल में विपरीत गति उत्पन्न होता है, इससे जल में विपरीत गति उत्पन्न होता है, जल में विपरीत गति उत्पन्न होता है, जल में विपरीत गति उत्पन्न होता है, जल में विपरीत गति उत्पन्न होता है। अब देखिए, ये पृथ्वी जो घूम रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर, और जल का जल में क्या, जल में जल किस ओर घूमेगा, पूरब से पश्चिम को, अर्थात जल में पूर्व से पश्चिम दिशा, जल पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करती है। अब इसी के कारण से जो है कि क्या है, भूमध्य रेखीय धारा उत्पन्न होती है। और जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है, जिसका प्रभाव सागरीय धारा पर पड़ती है। चलिए वायुदाब लिख लेते हैं। वायुदाब का क्या मतलब है, इसका क्या क्या कारण है, क्या इफेक्ट करेगा, लिख लीजिए। अगर वायुदाब कम है तो क्या होगा, वायुदाब कम है तो जल की सतह ऊपर होगा, और वायुदाब अधिक है तो जल की सतह डाउन होगा, होगा ना, नहीं होगा? हाँ सर। लिख लीजिए, यदि वायुदाब अधिक होगा तो जल का सतह कम होगी, और जब वायुदाब कम होगा तो जल की सतह अधिक ऊंची होगी। अब देखिए, इस थ्योरी को कहाँ देखेंगे
हम लोग। वायुदाब कहाँ पर अधिक होगा? वायुदाब कहाँ पर अधिक होगा? लो प्रेशर हाई प्रेशर कहाँ अधिक होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा। कहाँ पे होगा? मध्य रेखा के पास। बताइए कहाँ पे होगा अधिक वायुदाब? मध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा पर अधिक होगा। नीचा में जो ज्यादा रहेगा सर उस लो पे प्रेशर ज्यादा हाई रहेगा। प्रेशर, लो प्रेशर कहाँ होगा? लो प्रेशर कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे सर, विषुवत रेखा पे सर। और हाई प्रेशर ऊपर में होगा सर, आर्कटिक पे होगा सर। यही होता है ना? सर विषुवत जी रेखा सर। पे लो हाई प्रेशर होगा और ध्रुव पे जो है सो हाई प्रेशर होगा। देखिए लो प्रेशर जो है एलपी है ना, लो प्रेशर जो है हमेशा कहाँ पे होगी? विषुवत रेखा पे हमेशा लो होती है सर, लो होगी। और हाई प्रेशर जो है हमेशा ध्रुवों पे होती है। ध्रुवों पर होगी। ध्रुवों पे होती है। जल की सतह है यहाँ पे कितना क्या होगा? हमेशा अगर लो प्रेशर है तो जल का सतह क्या होगा? ऊंचा होगा। गर्म, जल की ऊंचा सतह ऊंचा सर, ऊंचा ऊंचा होगा सर। और हाई प्रेशर है तो नीचा होगा। नीचा होगा। अब देखिए जब लो प्रेशर होगी तो ये धाराएं वाष्पित होकर के क्या होगी? यहाँ पे जल जो है वाष्पित होकर के उड़ जाएगी गर्म होकर के। ठीक है, क्लियर है? सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो गर्म जल जो है क्या होगी? ऊपर उठेगा, तो उसके जगह पर जो है ठंडी जल धाराएं आएगी। इधर से जो है कि आपका जल धाराएं जो टर्मिनेट होगा या तो है कि ध्रुवों की ओर प्रवाहित होगा और ध्रुवों की ओर जो ध्रुव से जो है कि ठंडी जल धाराएं फिर ये इक्वेटर की ओर आएगा। यहाँ पे है कि आपको देखेंगे कि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? अधिक होती है कम? अधिक होगी। विषुवत रेखा पे ज्यादा होती है सर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, तब भी पानी की यहाँ कमी होगी, तो वहां से यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। सबको क्लियर है कि किसी को अभी घोर मट्ठा लग रहा है? सबका क्लियर है? ऐसे बोलो इस तरह से है कि ये नहीं बताओगे तो दिक्कत होगी आप लोगों को। क्लियर है ना? ओके जी सर। चलिए ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है लगभग, है ना? चलिए आगे लिखते हैं। तो इससे भी जलधाराएं उत्पन्न होती है, इससे भी जलधाराएं उत्पन्न होगी। क्लियर है? यानी लिख लीजिए। अब देखिए ऊंचा जलधारा जो है नीचे वाले की ओर आएगा और नीचा जो जिसका प्रेशर है वहां वो ऊंचा की ओर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि इक्वेटर से किधर चल रही है? ध्रुवों की ओर, और ध्रुवों से किधर आ रही है? इक्वेटर की ओर, विषुवत रेखा की ओर। क्लियर है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट चलूं? जी सर। चलो आसानी से समझ में आ रही है ना? हाँ सर। हाँ चलिए, ज्योग्राफी है कि बेहतर करनी है और अच्छे से करना है, क्वेश्चन ही गलत करना है, बस ध्यान इतना रखना है। अब पवन देख लेते हैं, पवन का प्रभाव। पवन का प्रभाव तीसरा इन्होंने बोला था, पवन का प्रभाव। तो पवन का प्रभाव लिख लीजिए। अब देखिए कभी चाय पिया है? नहीं पिया? फूक मारते हैं? पिया है सर। पिए हैं सर। फूक मारते हैं? क्यों मारते हैं फूक? गर्म ज्यादा रहता है। गर्म ज्यादा रहता है तो कैसे काम करता है? गर्म से ठंडा कैसे होता है? आपने फूक मारा सर वो भाप निकलता है तो ऊपर का सतह, जब आप फूक मारते हैं तो ऊपर का सतह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है। तो वो जो है कि क्या होती है?
है ना, वो नीचे चला जाता है और फिर उसके जगह पे गर्म 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 हाँ। गर्म लेयर आ जाता है ना। जी सर। तो हवाएं भी समुद्री हवाएं भी इसी तरह से काम करती है, सर गर्म हवा ऊपर यानी कि उठती है, ठंडी हवा नीचे। उसमें गति उत्पन्न कर देता है, जी सर। उसमें गति उत्पन्न कर देता है। इससे क्या वही भी जा रहा है? या ठंडा तुम पानी। भी जा रहे हो? तुम रहो यहीं। सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, पता है आपको। सॉरी सर। बीच बीच में बच्चे ये आ रही है। जब क्लास जब Sorry sir, रिकॉर्डिंग गलती जब हो आप गया। सुनोगे तो ये सब सारे नहीं लिखना है, ठीक। चलिए लिख लीजिए। हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? हवा का सर। पवन का प्रभाव। या फिर है कि आप ऐसे देखो, कटोरे में पानी लो और उसमें ठंडा पानी लो, उसमें फूंक मारो तो उसमें गति उत्पन्न होता है ऊपर ऊपरी सतह पे, यानी कि हलचल होती है कटोरे में, नहीं होगी। थाली का एग्जांपल लिया कि थाली को ऐसे रख दीजिए, उससे हवाएं क्या होगी, हवाएं उसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी, करती है, गति उत्पन्न होती है। तो कुछ इसी तरह से जो है कि हमारे सागर में जो है अथाह जल राशि होती है, अथाह जल राशि होती है, तो जब हवाएं ऊपर से गुजरती है तो उसमें क्या करती है, गति उत्पन्न कर देती है, मोशन उत्पन्न कर देती है। तो ये मोशन जो है कि एक इसमें आप देखते हैं दोलनी गति समझते हैं ना, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होती है कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है? अनुपस्थित। अनुप्रस्थ। तो जब है कि ऊपरी जल राशि को जो है ऊपर लेयर को में गति उत्पन्न होगा तो वो धीरे धीरे नीचे वो करेगा, नहीं करेगा? करेगा। चलो जी सर। तो इसको लिख लेते हैं, इसको, ठीक है, समझ लिया आपने, लिख लीजिए। सागरों के ऊपर चलने वाली पवनें या हवाएं अपने साथ जल को बहाकर ले जाती है, अपने साथ जल को बहाकर ले जाती है, जल को बहाकर ले जाती है, जल को बहाकर ले जाती है। एक बार फिर से सर बोल दीजिए ना। सागरों के ऊपर बहने वाली हवाएं या चलने वाली हवाएं अपने साथ जल को बहा कर ले जाती है, यानी उसमें गति उत्पन्न करती है। अब ये देखिए, मौसमी जलधाराओं का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पे या नहीं पड़ेगा? हाँ, सागरीय जल पर जो है मौसमी जलधाराओं का प्रभाव पड़ेगा। यस सर। जी सर, स्थानीय में पड़ता है। हाँ, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मौसम तो बदलते रहता है ना। जी सर। मौसम तो बदलते रहता है, तो इस पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे है कि किसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? अस्थायी पवनों का, अस्थायी पवनों का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो उस क्षेत्र में लगातार प्रवाहित होता हो। भारत में तो है कि तीन बार मौसम बदल जाता है ना। भारत में 3 बार मौसम बदल जाते हैं। तो जो अस्थायी पवन होगा, वो अस्थायी पवन जो है कि सागरों के जल को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, ठीक है। जैसे व्यापारिक पवनें हैं, तो ये व्यापारिक पवनें जो है इसको प्रभावित करती हैं। और व्यापारिक पवनें का दिशा कैसा हो, ये यूपीएससी में पूछा है, कैसा होता है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम? पूरब से पश्चिम सर, पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम की ओर होती है। तो व्यापारिक पवनें जो है इसको प्रभावित करेगी। और व्यापारिक पवनें कहाँ पे चलती है? 30 डिग्री के आसपास। जी सर। चलिए, तो यहाँ पे जो है कि आपका क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चलना शुरू हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। अस्थायी पवनें महासागरीय जलधारा को प्रभावित करती है।
अब जलधाराएं अस्थायी पवनों का अनुसरण करती है। अब इसमें लिख लीजिए व्यापारिक पवनें जो अस्थायी हुआ करती है, इसकी गति पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो भूमध्य रेखीय धाराएं क्या होगी, कहां से कहां चलेगी, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। उदाहरण के लिए लिख लीजिए गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक, गल्फ स्ट्रीम एवं उत्तरी अटलांटिक सागर, उत्तरी अटलांटिक धारा। क्या बोले, भूमध्य रेखाएं, भूमध्य रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। लिख लीजिए ये गल्फ स्ट्रीम एवं उत्तरी अटलांटिक धारा ये पछुआ पवन का अनुसरण करती है, तो इसलिए इसकी गति क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट लिख लीजिए महाद्वीपीय तट, महाद्वीपीय तट लिख लीजिए। तो महाद्वीपीय तट कैसे प्रभावित करती है, अभी आप लोगों ने बोला था कि नीतल की स्थलाकृति है ना, तो तट अगर लंबा होगा, चौड़ा होगा, है ना, तो महाद्वीपीय धाराएं अधिक प्रभावित होगी। अगर सक्रिय होगी तो महाद्वीपीय धाराएं कम प्रभावित होगी। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको, जब जल धाराओं का मार्ग सक्रिय होती है तो जलधाराएं दो भागों में बढ़ जाती है। दो धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे दक्षिण विषुवतीय जलधारा ब्राजील के समीप दो भागों में बढ़ती है। एक शाखा जो है ब्राजील के दक्षिणी गोलार्ध में ब्राजील धारा के उत्पत्ति के कारण बनता है, और दूसरा कैरेबियन सागर के पास। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं तापमान किस तरह से प्रभावित करता है। तापमान लिख लीजिए। महासागरीय जलधारा को तापांतर प्रभावित करती है। अभी आपको बताया था जब यहाँ पे विषुवत रेखा के पास क्या होता है, ताप अधिक होता है, तो जल क्या होता है, जल में प्रसार होता है, यानी कि जल जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, और उत्तर से ये क्या कहते हैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि जब लो प्रेशर होता है तो जल क्या होती है, ठंडा होकर ऊपर उठती है, यानी कि प्रसार होता है उसका। और जब गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब है कि ये क्या कहते हैं हाई प्रेशर होता है, तो वहां पे मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पे जो है कि जलधारा जो है
गर्म स्थान को जल्द से भरने की कोशिश करती है, यानी गैप को जल्द से भरने की कोशिश करती है। ठीक है, तो लिख लीजिए अधिक तापमान के कारण जल हल्का हो जाता है और वह तेजी से किधर बढ़ती है, ध्रुवों की ओर बढ़ती है। लिख लीजिए विषुवत रेखा पर अधिक तापमान होने के कारण जल गर्म होकर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगती है और उसका स्थान लेने के लिए ध्रुव पर कम तापमान होने के कारण ठंडी जल राशि तेजी से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट वर्षा की मात्रा एवं बाष्पीकरण, ये भी हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली बात हो जाएगी, यहां भी क्लियर है। लिख लीजिए जिन सागरों में अगर अधिक बाष्पीकरण होगा तो वहां पे क्या होगा, लेयर डाउन होगा ना, पानी की कमी होगी। हाँ सर, नीचे ठीक है, क्लियर है। लिख लीजिए ये समान रूप से कहां पर होता है, विषुवत रेखा और उसके आसपास 23 डिग्री के आसपास नहीं। लिख लीजिए विषुवत रेखा, ऐसे लिख लीजिए इसको, विषुवत रेखा के आसपास बाष्पीकरण का दर अधिक होता है, जिसके कारण जल का तल नीचे होता है, जबकि अधिक वर्षा वाले अच्छा इसको उल्टा लिखवा दिया है मैंने, है ना, चलिए ठीक है। जबकि ठंडी, क्या लिखा था लाइन, एक बार बोलिएगा। विषुवत रेखा के आसपास वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिसके कारण जल का तल नीचे होता है, जबकि अधिक वर्षा जबकि ठंडे प्रदेशों में वाष्पीकरण के दर कम होने के कारण जल का तल अधिक होता है, साथ ही साथ अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जल का तल अधिक होता है, अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। लिख लीजिए अपेक्षाकृत ऊंचा होता है।
अब देखिए, अधिक अधिक वर्षा होगी जहां पे जल का तल ऊंचा हो जाएगा, और जहां पे वेपोरेशन होगा वहां जल का तल कम हो जाएगा। तो कम कम जल राशि जो है की ओर अधिक जल राशि क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी, प्रवाहित होगी, और ये क्रिया जो है जलधारा को जन्म देगा। लिख लीजिए, प्लस रूप, प्लस रूप, इसके प्लस रूप जल, इसके प्लस रूप अधिक ऊंचे तल से जल का प्रवाह निम्न तल की ओर होगा, निम्न तल की ओर होता है, जिसके कारण इसके प्लस रूप अधिक जल अधिक ऊंचे ये जल तल से जल का प्रवाह निम्न तल की ओर होती है, निम्न तल की ओर होती है, जिससे सागरीय धारा उत्पन्न होती है, जिससे सागरीय धारा उत्पन्न होती है। यह स्थिति कहां पर होता है, यह स्थिति ध्रुवों पर, यह भूमध्य रेखा पर। लिख लीजिए, यह स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है, यह स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, वेपोरेशन अधिक होते हैं, यहाँ पर से उठता है, तो इसका तेजी से क्या होती है, जल ग्रहण करता है, ठंडी जलधाराएं, यानी कि ऊंचे तल से निम्न तल की ओर आता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसमें, जैसे लैब्राडोर जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, घनत्व प्रवणता लिख लेते हैं, घनत्व प्रवणता। इसमें क्या होता है, घनत्व कैसे प्रभावित करेगा, घनत्व कैसे प्रभावित करता है, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें, घनत्व जिन सागरों में जल की लवणता अधिक होती है, जल की लवणता अधिक होती है, वहां पर जल का घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। एवं जिन सागरों में जल का घनत्व जिन सागरों में जल की लवणता कम होती है, वहां पर जल का घनत्व अधिक होता है। जल का घनत्व जिन सागरों में जल की लवणता कम होती है, वहां पर जल का घनत्व कम होता है, जिससे जल का तल नीचे रह जाता है, जिससे जल का तल नीचे रहता है। यानी कि जब घनत्व अधिक होगा, लवणता अधिक होगी, तो घनत्व अधिक होगा, तो जल का तल ऊंचा होगा। अगर लवणता कम होगी, तो घनत्व कम होगा, तो जल का तल नीचा होगा। ठीक है, क्लियर है। मैंने यही बात कहा कि अगर जल का लवणता अधिक है तो उसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा, और घनत्व अधिक होगा तो जल का तल भी अधिक होगा। अगर जल की लवणता कम है, अगर जल की लवणता कम है तो क्या होगी, घनत्व कम होगी, घनत्व कम होगा तो जल का तल भी कम होंगे। क्लियर है। फिर उल्टा हो गया ये। हाँ, उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा। ठीक है, अगर घनत्व लवणता कम तो घनत्व कम, जल का तल भी कम। अगर घनत्व अधिक, जल का तल ऊंचा होगा ना सर, जहाँ घनत्व कम होगा। क्या होगा, जल का तल जब जल का घनत्व सर जब कम होगा तो जल का तल ऊंचा हो जाएगा। ओके। हाँ, ये जल की अगर घनत्व अधिक है, लवणता अधिक है, घनत्व
अधिक होगा और जल का तल कम होगा, और लवणता अधिक है, लवणता कम है तो घनत्व कम होगा और जल का तल अधिक होगा। ठीक है, अब सही है, क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर प्रवाह होगा या अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रवाह होगा? जल कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर होगा। कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर, लिख लीजिए। अपने घनत्व को बनाए रखने के लिए इस स्थिति में जल कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप सागरों में गति उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए, ध्रुवों पे जो है लवणता ज्यादा होती है, कम होती है? कम होती है। विषुवत रेखा के आसपास घनत्व कम होता है, ज्यादा होता है? ज्यादा होता है ना? कम ही होगा ना, वर्षा अधिक होता है तो। विषुवत रेखा के पास पूछ रहा हूँ कि घनत्व क्या होता है, वेपोरेशन भी तो यहाँ अधिक होता है, ज्यादा होगा सर। विषुवत रेखा के आसपास वर्षा भी तो ज्यादा होता है। 3.5 आप देखेंगे जल की घनत्व सबसे अधिक हो जाता है 30 डिग्री के आसपास, है ना? 30 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास जो है जल का घनत्व जो है ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो चलिए लिख लेते, आगे बढ़ते। धाराओं का प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव होता है धाराओं का प्रभाव, इसमें क्या क्या प्रभाव होती है, लिख लीजिए। अगर जलधाराएं ना हो तो पृथ्वी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या पृथ्वी रोटेट करेगी समान गति से, या पृथ्वी की रोटेशन में वृद्धि हो जाएगी या कमी आ जाएगी? क्या ये क्या कहते हैं, अगर प्रवाह रुक जाए, है ना, तो जो ऊष्मा का वितरण है वो होगा, समान रूप से होगा या नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जो क्षेत्र गर्म रहेगा वो अधिक गर्म हो जाएगा, और जो ठंडा रहेगा वो अधिक ठंडा हो जाएगा। तो है कि दोनों क्षेत्रों में लोग नहीं रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे, अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनेगी रहने का, बनेगी नहीं बनेगी? नहीं। चलिए, फिर दूसरा इम्पैक्ट जो है कि आप इस तरह से देखेंगे, जो हवाएं जो चलती है ना, हवाएं चलती है तो उसमें क्या करती है, महासागरों में गति उत्पन्न करती है, करती है। और सूर्य के प्रकाश जो है जब उस पर पड़ता है तो इन हवाओं के साथ क्या होता है, वाष्पीकरण भी अपने वाष्पीकरण की दर को भी अपने साथ लेके जाती है, वाष्प को भी अपने साथ उड़ा के ले जाती है, तो जिससे क्या होता है, आपको वर्षा प्राप्त होता है ना। अगर है कि उसमें गति ही ना हो, धाराओं में गति ही ना हो, तो वाष्प क्या होगा, एक ही जगह ऊपर उठेगा, वहां बरस के नीचे चला जाएगा, वर्षा भी नहीं होगा नहीं होगा। उसके बाद है कि आप यहाँ पे देखेंगे
कि जो ध्रुव से जो ठंडी जलधारा आती है तो अपने साथ हिमोड़ भी लेके आती है। हिमोड़ क्या होता है? जल की विशाल राशि होती है। नहीं सर, पत्थर। हिमोड़ हिम क्या होता है? जल का विशाल राशि होता है ना। जी सर। वो पिघलता है तो जल की आपूर्ति भी होती है ना, कि नहीं होती है? इसके चलते विशाल पानी का भंडार हो जाएगा। तो ये भी आपको मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? ताजा पानी मिल जाता है आपको पीने वाला। आगे देख लेते हैं। अगर जलधाराएं नहीं होगी, जो आप विटामिन ए खाते हैं, लेब्राडोर की जो धाराएं जो होती है, मछली जो खाते हैं, है ना, तो मछली के जो है कि खाने के लिए जो प्लैंकटन पौधा नहीं बनेगी, ठंडी और गर्म जलधाराएं नहीं बनेगी तो प्लैंकटन पौधा नहीं उत्पन्न होगा। मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, मछलियों के अनुकूल स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, मछली रहेंगे नहीं, आप खाएंगे नहीं। ये भी प्रभावित होगी। जलीय जीव प्रभावित होंगे जो उस पर डिपेंड होते हैं, खासतौर पे मछली तो ज्यादा ही डिपेंडेंट होते हैं, है ना। यानी कि जो आपका वाटर डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, आपकी प्रभावित हो जाएगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? हो रहा है? हैंड राइज कर दीजिए, कुछ नहीं करते तो। क्लियर है ना सबको? चलिए आगे चलते हैं। अब जो है कि आपको देखना क्या है ना, आपको देखना क्या है, यहाँ पे जलधाराओं को देखना है ना। तो जलधाराओं को अभी देखते हैं, कर लें या फिर छोड़ दें? बस केवल लिखना है, इसको देखना है कि कौन सी जलधारा ध्रुव से ये विषुवत रेखा की ओर आती है और कौन सी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। बस केवल इसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर का जलधाराओं को नोट करवा देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा है आपका। ठीक है, अब ठंडी जलधारा किस ओर बहेगी वो तो आपको पता है। अब जहां जहां विषुवत रेखा गुजरती है, जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, वहां क्या होगी? वहां की धाराएं क्या होगी? गर्म होगी सर, गर्म होगी। जहां से है कि आप जहां आपका ध्रुव है ना, वहां ठंडी जलधाराएं होगी, वहां से ठंडी जलधाराएं इक्वेटर की ओर चलेगी। यही देखना है ध्यान से। अब जो है कि कल आएंगे क्या, कल इसको थोड़ा सा देख के आएंगे कि कौन सी जलधारा ठंडा है और कौन सा गर्म है। तो हम लोग इसको है कि 20 मिनट में निपटा देंगे, ओके, समझाते हुए। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सी ठंडा और कौन सा गर्म है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो चलेगी वो गर्म होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो चलेगी वो ठंडा होगा। और आपने देखा था कि ये हमेशा ध्यान ये रखना, विषुवत रेखा से जो जलधाराएं चलती है वो किस ओर मिलती है, किस ओर चलती है? दाहिनी ओर, है ना, दाहिनी ओर चलती है, दाहिनी ओर चलती है ना। तो कि कौन सा, मेरी बात पहले समझ लीजिए, ठीक है। अरेंज करने के लिए वैसा कुछ नहीं है, यूपीएससी नहीं हो रहा है आपका। जो आपका मैं क्या बात कर रहा था, यूपी धाराएं क्या बोल रहा था? तो दाई ओर चलती है। हाँ, तो देखिए जो दाई और जो धाराएं चलेगी वो लगभग क्या होगी, गर्म होगी। जो कहाँ ये स्थिति कहाँ ये देखने के लिए मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो दाएं और हवाएं चलेगी वो लगभग क्या होगी, गर्म होगी। और जो बाईं और हवाएं चलेगी वो ठंडा होगा। क्लियर है? दक्षिणी ध्रुव में उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में उल्टा होगा। दक्षिणी ध्रुव में जो दाएं और हवाएं चलेगी वो ठंडा होगा और बाईं और हवाएं चलेगी वो क्या होगी, गर्म होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। दोनों में अपोजिट होगा। हाँ, तो यही फॉर्मूला है जो आपको गर्म जलधारा ठंडा जलधारा को
आसानी से पहचानने में मदद करेगी। तो हम कल पहचानते हैं इसको कि किस तरह से गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है, या फिर आधा घंटा और खींच दूं? रहने दीजिए। बोर हो गए? नहीं, फिर संडे के दिन टेस्ट भी है, कुछ अभी पढ़े लिखे नहीं है। आज कौन सा डे है? आज तो फ्राइडे खत्म हो गया। फ्राइडे खत्म हो गया।